अक्षय ज्ञान कोश में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए YouTube चैनल में हम एक नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहला पाठ लिया है वाक्य विचार। शुभोदय छात्रों, आज हम पाठ पढ़ेंगे वाक्य विचार। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें भाषा की सबसे छोटी इकाई की ज़रूरत होती है। जैसे हिंदी में वर्ण की ज़रूरत होती है, उसी तरह से इंग्लिश में हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट, उर्दू में अलिफ बे पे ते टे से। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द को जब हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो वाक्य बनते हैं। तो वाक्य की परिभाषा हम इस प्रकार से कह सकते हैं: विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इसको दूसरी तरह से भी प्रकट किया जा सकता है, अथवा ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। उदाहरण: श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, राम ने पुस्तक पढ़ी, शाम बाजार जाएगा। ऐसे कितने ही तरह के उदाहरण के द्वारा हम वाक्यों को बोलकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपने भावों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। किसी भी वाक्य में कम से कम 2 शब्दों का होना अनिवार्य है। वो 2 शब्द हैं कर्ता तथा क्रिया। वाक्य कर्ता हो गया इसमें राम और क्रिया हो गया इसमें गया। इसी तरह से हम और शब्द भी बना सकते हैं, जैसे मोर नाचा, शाम पढ़ा। तो किसी भी वाक्य को जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें 2 शब्दों का होना अनिवार्य है। वाक्य बनाने के लिए हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम वाक्य बनाएं तो वो एक क्रम में लिखे जाते हैं हिंदी व्याकरण में। तो हिंदी में सामान्य पदक्रम जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले उसमें जो पहला शब्द आता है वो कर्ता शब्द आता है, फिर कर्म शब्द आता है और उसके बाद आपका क्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं, मान लीजिए आपने यही शब्द आपने इंग्लिश में लिखा, राम पुस्तक पढ़ता है, राम रीड्स बुक। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो क्रिया है वो पहले बोली जा रही है, कर्म से पहले बोली जा रही है। लेकिन हिंदी में जो आपका जो पद क्रम है वो हमेशा कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार ही चलना चाहिए। पद क्रम, इस क्रम को अगर हम भंग करते हैं, अगर हम इसको किसी दूसरे तरीके से लिखते हैं तो उसका अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे राम ने शाम को पुस्तक दी, यहाँ पे राम शाम को पुस्तक दे रहे हैं, लेकिन अगर हमने इसका पदक्रम बदला तो शाम ने राम को पुस्तक दी। अब जो राम जहाँ शाम को पुस्तक दे रहा था, यहाँ पे शाम राम को पुस्तक दे रहा है, तो अर्थ में पूरा परिवर्तन आ गया है। तो हमें हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पद क्रम है वो भंग नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग के बारे में। जब किसी वाक्य की रचना की जाती है, उसकी संरचना की जाती है, तो उसके लिए मुख्य रूप से 2 शब्दों का होना अनिवार्य है। वो 2 शब्द वाक्य के अंग कहलाते हैं। वो 2 शब्द हैं कर्ता तथा क्रिया। ये कर्ता तथा क्रिया ही उद्देश्य तथा विधेय कहलाते हैं। वाक्य के अंग उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य को ही कर्ता कहा जाता है और क्रिया को विधेय कहा जाता है। इस वाक्य के अंग की परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं: संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रमुख 2 अंग या घटक भी कहा जा सकता है माने गए हैं। वाक्य में ये अनिवार्य अंग हैं, कर्ता तथा क्रिया। सरल से सरल, अगर हमें कोई सरल से सरल वाक्य भी बनाना होगा तो हमें इन अंगों की आवश्यकता होती है। कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है तथा क्रिया को विधेय कहा जाता है। अब ये उद्देश्य क्या है? उद्देश्य किसे कहा जाता है? उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिस तरह से वाक्य है, राम बाजार जाता है, तो किसके बाजार जाने की बात किसके बारे में बोली गई है? राम के बारे में बोली गई है। तो राम यहाँ पे उद्देश्य है, राम यानी के कर्ता है। विधेय, वाक्य में कर्ता के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है।
राम बाजार जाता है में बाजार जाता है विधेय है। तो कर्ता के विषय में, राम के विषय में जो बात की जा रही है कि वो क्या कार्य कर रहा है, उसकी क्रिया क्या है, वो हमारा विधेय कहलाता है। जैसे कि अभी आपको बताया उद्देश्य तथा विस्तार। कई बार छात्र ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं। उद्देश्य के विस्तार होने पर वो पहचान नहीं पाते कि उद्देश्य कौन सा है और उसमें विधेय कौन सा है। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। तो यहाँ पे हनुमान कर्ता है, कर्ता हमारा उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य को हमने विस्तार दिया है किसके माध्यम से? वीर के माध्यम से, विशेषण शब्द के माध्यम से। तो हनुमान से पहले जो शब्द आया है वो उद्देश्य का विस्तार है, वो है वीर। तो इसे हम क्या कहेंगे? वीर शब्द जो है, जो हनुमान से पहले आया है, ये हमारा उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। तो ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। लंका में वीर हनुमान ने आग लगा दी। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। हनुमान करता है, ये उद्देश्य है। लंका में आग लगा दी, ये हमारा विधेय है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है, परिश्रमी छात्र उत्तीर्ण होता है। छात्र जो है वो हमारा उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य हमारा छात्र है। छात्र इस कार्य को कर रहा है तो करता है। तो कर्ता से पहले जो हमने परिश्रमी शब्द हमने लगाया है वो है हमारा विशेषण शब्द। तो ये हमको किस चीज का विस्तार दे रहा है? उद्देश्य का विस्तार दे रहा है। तो परिश्रमी शब्द हमारा उद्देश्य का विस्तार हो गया। तो परिश्रमी छात्र उत्तीर्ण होता है, उत्तीर्ण होता है हमारा विधेय है। तो जिस तरह से उद्देश्य तथा उद्देश्य का विस्तार है, उसी तरह से हमारे पास विधेय तथा विधेय के विस्तार भी होते हैं। हमें ये देखना है कि वो कार्य क्या कर रहे हैं। विधेय कार्य के विस्तार रूप दिखाएगा। विधेय तथा विधेय का विस्तार। राम पत्र लिखता है, इसमें राम हमारे पास उद्देश्य है। विधेय का विस्तार, इसमें पत्र शब्द दिया है। लिखता है हमारे पास विधेय शब्द है। तो विधेय को बढ़ाने के लिए बीच में जो हमने शब्द दिया है, जो कर्म का जो शब्द है, वो हमारा विधेय को विस्तार रूप देने का कार्य कर रहा है। राधा लिख कर ही उठेगी। राधा हमारे पास कर्ता है, उद्देश्य है। लिख कर ही विधेय का विस्तार है। उठेगी हमारे पास विधेय है, यानी कि जो क्रिया चल रही है उससे पहले हमने जो उसको विस्तार रूप दिया है, ये हमारा विधेय का विस्तार रूप माना जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे वाक्य की संरचना किस प्रकार की जाती है उस पाठ के साथ। धन्यवाद।